पूर्णिया के बीच में आता है फिर बिहार। ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल। बीपीएससी का फॉर्म तो लड़का बाद में भरेगा, पहले पास तो हो यहाँ से। कोई भी विश्वविद्यालय का वीसी बिना पैरवी और पैसा के नियुक्त नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, जब वो अपनी डिग्री लेने गया तो उसे कुछ पैसे मांगे गए। जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसको बहुत पीटा गया। वाइस चांसलर ने कहा, क्या हुआ, तुम पैसे दे ही देते तो इतनी नौबत तो नहीं आती। सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा क्रेज बिहार में क्यों है? रीजन क्या है इसका? बिहार में हर चीज पर बोलो, मंदिर पर बोलो, मस्जिद पर बोलो, गाय पर बोलो, घोड़ा पर बोलो, बैकवर्ड पर बोलो, फॉरवर्ड पर बोलो, एससी पर बोलो, एसटी पर बोलो, मियाँ पर बोलो, टिया पर बोलो, पढ़ाई पर मत बोलो। इस सिस्टम में बैठे हुए जो अफसर हैं, उनकी मानसिकता में ये कहीं है ही नहीं कि जैसे उनके बच्चे हैं वैसे दूसरे के बच्चे हों। महिला अभ्यर्थी भी हैं बिहार में, महिला छात्र भी है बिहार में, लड़कियां भी सरकारी नौकरी पाने के सपने देख रही हैं। अगर बिहार में की लड़कियां, बिहार की महिलाएं अगर सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं करती हैं तो उनको गंगा जी में समाहित हो जाना चाहिए। 38% रिजर्वेशन है यहाँ पर। बिहार में पेपर लीक नहीं होता है, पेपर का पाइप फट जाता है, तो ऐसा पेपर लीक होता है यहाँ पे। उसका कारण सरकार है, सरकार है, सरकार है। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। पत्रकारिता में हम लोगों को सिखाया जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो होती हैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखना चाहिए। किसने बताया, क्या बताया, इन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जब पीछे हम लोग जब बात कर रहे थे तब आप लोगों ने एक किस्से का जिक्र किया, खासकर एसके झा जी आपने और अमान सर आपने, आप भी उसमें किंचित रूप से शामिल थे कि बिहार में बीते दिनों आप लोगों को नजरबंद कर दिया गया था, आपको तो पुलिस पकड़ ले गई थी। क्या हुआ, क्या था? सर माइक पे दे दीजिए तो सब लोग सुन भी लेगा। देखिए, एक देना साड़ू भाई, तो स्पष्ट रूप से हम बताते हैं कि हिंदुस्तान महान देश है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वर्ग भी है तो यही है। बिहार अद्भुत रूप से महान है। बिहार में हर चीज पर बोलो, मंदिर पर बोलो, मस्जिद पर बोलो, गाय पर बोलो, घोड़ा पर बोलो, बैकवर्ड पर बोलो, फॉरवर्ड पर बोलो, एससी पर बोलो, एसटी पर बोलो, मियाँ पर बोलो, टिया पर बोलो, पढ़ाई पर मत बोलो। क्योंकि पढ़ाई पर बोलोगे तो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। और यही कारण था कि हम लोगों ने, चाहे मैं हूं, एसके झा हो, धनंजय हो या पटना के जो भी शिक्षक हो, हम लोगों ने आवाज उठाई है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, सिस्टम करप्ट है। बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, दारोगा भर्ती बोर्ड हो, सिपाही भर्ती बोर्ड हो, इन लोगों को, जहां हम लोग देहात में कहा था झौवा से रगड़ रगड़ के साफ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी इस पर हम लोग बोलेंगे हम लोग नजरबंद किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें ललन टॉप के माध्यम से कि इनकी औकात नहीं है कि हम लोग को नजरबंद कर दें। हम लोग बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि इन लोग चाहे कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है, ये हम लोग कहते हैं कि अरे भैया, तुम कहते हो कि बहुत ईमानदार हैं, दारोगा का परीक्षा तुम लेता है, क्वेश्चन नहीं देते हो, ओएमआर सीट स्टूडेंट का होता है, कार्बन कॉपी नहीं देते हो, आंसर सीट जारी नहीं करते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीएसएससी महान आयोग फॉर्म भरवाता है, एक सप्ताह पहले 7 सब्सिडी का क्वेश्चन लीक हो जाता है। फॉर्म भरवा दिया, 2 साल 3 साल 4 साल से लटका हुआ है। बीपीएससी कहता कुछ है, करता कुछ है। हर जगह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर जगह इन मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस खिलवाड़ होने में सिस्टम करप्ट है, सिस्टम अपना ऐप छुपाना चाहता है। इसलिए रहमान हो या एसके झा हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो गिरफ्तार होते हैं या नजरबंद होते हैं, उसका कोई किंचित मात्र भी परवाह नहीं करते थे हम, नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। इनके लिए चाहे जो करना होगा वो करेंगे। यही एक कारण था।
हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि भैया आंसर सीट दे दीजिए, हम लोगों ने आवाज़ उठाई OMR सीट दे दीजिए, हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो बोले थे 1,20,000 सीट देंगे TR 4 में, आप 27,000 सीट दे रहे हैं। आप लाइब्रेरियन का लल्लो चप्पो दिखा रहे हैं, लेट क्या होता है नहीं बता रहे हैं। आप BSSC की परीक्षा लटकी हुई है, क्वेश्चन पेपर बाहर चलाता है, इसके बावजूद कि आप क्वेश्चन देते नहीं हैं, मोबाइल में किसी तरह गड़बड़ी नहीं होती है। ये उस परिस्थिति में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाते हैं तो आपको बताने में हमको तनिक भी संकोच नहीं है कि मात्र 14 केस मेरे हम पर है। एक केस तो पत्नी को लेकर भागे थे, उसका है, वो खत्म हो गया। 13 केस जो है, 13 केस सरकार का है, बच्चों के लिए जो था वो हमारे ऊपर है। हम लड़ेंगे, जब तक है तब तक लड़ेंगे, और सरकार चाहे किसी की हो, इनके साथ ना इंसाफी होगी तो ना मटन पार्टी करेंगे, ना चिकन पार्टी करेंगे, ना बुलेट पार्टी करेंगे, ना थार पार्टी करेंगे। बच्चों के लिए जान देना होगा तो गुरु रहमान जान देता था, देता है और देता रहेगा। जी आप बताइए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सबसे पहले तो लल्लन टॉप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर चर्चा करने की बात की। इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिहार सपनों का राज्य है। यहाँ जो बच्चा पैदा लेता है, युवा बनता है, उसके बाद उसकी जिंदगी सपने देखते देखते गुजर जाती है। वैसे सपने जो लगभग पूरे होने की संभावना नहीं के बराबर होती, हम वो सपने देखते हैं। यहां के युवा हर चीज के लिए अपने आप को तपाते हैं और फाइनली वो आभूषण नहीं बन पाते हैं। उसका रीजन ये सिस्टम की नाकामी है। बच्चे खूब पढ़ते हैं, उनको आप कुछ भी करवा लो, बिहार के युवाओं से आप जो टारगेट दोगे वही पूरा कर देगा, लेकिन बुरा तब लगता है जब आप टारगेट देते हो और छीन लेते हो। खूब दौड़े, यहां से हमको दिल्ली जाना है, लखनऊ तक भागे और पता चला कि लखनऊ के बाद कहा गया कि दिल्ली नहीं आना था, फिर लौट जाना है। आप देखिए, अभी क्रमवार रूप से अगर हम कहें तो हम लोग कहते हैं बाबू बिहार पुलिस की बहाली आ गई, पढ़ लो। कहता सर क्या फायदा पढ़ के, सीटें तो बिक जाएंगी। अच्छा, अब इस तरीके से वो डिमोटिवेटेड रहेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करके कहा जाए कि ईमानदारी के रास्ते पर चलो। BSSC की बहाली आती है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। बच्चे बहाली आ गई, बच्चे खूब मेहनत करो, पढ़ो, नौकरी लेनी है तुमको, कुछ करना है तुमको परिवार के लिए। बच्चे कहते हैं सर परीक्षा होगी, क्या करेंगे पढ़ के? परीक्षा तो होती नहीं है, पढ़ के क्या करेंगे? तो बच्चों में बहुत ज्यादा निराशा है। और मैं पर्सनली अगर मेरी बात कीजिएगा तो मैं ये मानता हूं कि सरकार थोड़ा कम दोषी है। इस सिस्टम में बैठे हुए जो अफसर हैं वो बेहद ही, मतलब उसके लिए हम वैसा शब्द प्रयोग करना एक शिक्षक के लिए सही नहीं होगा, नहीं तो उनकी मानसिकता में ये कहीं है ही नहीं कि जैसे उनके बच्चे हैं वैसे दूसरे के बच्चे होंगे। एक भी एग्जाम सही टाइम पर नहीं होता है। इसमें सरकार की नाकामी तो है ही। अब समझिए BSSC का कैलेंडर आया, अभी चुनाव का समय था, बच्चे कह रहे थे परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। बड़ा आश्चर्य लगा, इस डिजिटल दुनिया में BSSC के चेयरमैन साहब ने कहा कि देखो वहां पेन से हमने लिख दिया है कि कब कब कौन कौन परीक्षा होगी। अच्छा, ये पेन से लिख किया उन्होंने बताया? मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। पेन से लिखा हुआ था, मतलब वो मार्कर से लिखा हुआ था व्हाइट बोर्ड पे कि कब कौन सी परीक्षा होगी। अब आप समझिए इस डिजिटल दुनिया में, और बच्चे निराश हैं, वो हतोत्साहित हो गए। अब तो उनको और लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा तो सरकार टेंगा दिखा देगी और कोई भी परीक्षा समय पर नहीं होगी। तो मैं, जो भी लोग अभी वोट कर रहे हैं, अभी उनको वोट करना है। आप
वोट कीजिए, जिसको करना है कीजिए, लेकिन आपके क्षेत्र में जो लोग वोट मांगने आते हैं वहां अपने मुद्दों को भी रखिए। अभी मैं कुछ जगहों पर गया जहां गांव की समस्याओं को हमने देखा, तो गांव वाले कहते हैं कि विधायक जी, ये जो फलना मंदिर था ये नहीं बना, इसको बनवा दीजिए। विधायक जी, ये जो फलना पगडंडी था वो थोड़ा रिपेयर करवा दीजिए। लेकिन विधायक जी से ये सवाल नहीं किया जाता है कि हमारे बच्चों का सीट बेचा जाता है, उसको रोकिए। विधायक जी से ये सवाल कीजिए कि आज डिग्री, एक छोटी सी डिग्री लेने के लिए हमको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। किसी के पास, आप समझिए, यहां बीएड कॉलेज मतलब अन्य जगहों की तुलना में 10% भी नहीं है। इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज गिनती के रह गए हैं। बहुत सारी कुव्यवस्थाएं हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो जो लोग भी, जिनके पास भी विधायक जी आ रहे हैं, जो विधायक बनेंगे, उनसे आप अपने सवालों को रखिए कि कब तक सरकारी नौकरियों में धांधलियां बंद होंगी, कब पारदर्शिता आएगी और कब हमें हमारा हक मिलेगा। हमें यह लगेगा कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां हमारे साथ सिर्फ न्याय होगा। धनंजय जी, मेरा सवाल आपसे है। हम लोगों ने एक कंफर्टेबल सिस्टम डेवलप किया है, बहुत आरामदेह सिस्टम डेवलप किया है कि जब भी हमको कड़ी बात कहनी होती है, हम सभी लोगों ने देखा है, तो हम सरकार के बजाय हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम। जाहिर सी बात है कि होता ही है वो। यही सिस्टम है सर। मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 1 साल दाखिला लिया, 3 साल बाद डिग्री लेके आउट हो गए। कई डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल में, 1 साल में ख़त्म हो गया। कई सारे लोग, पैसे वाले लोग और पहुंच वाले लोग, जाते हैं विदेशों में पढ़ने। सब कुछ के बीच में, दुनिया के बीच में आता है फिर बिहार। ग्रेजुएशन 5 साल, 6 साल। सर मतलब ग्रेजुएशन क्यों नहीं सुधर पाया? मतलब बीपीएससी का फॉर्म तो लड़का बाद में भरेगा, पहले पास तो हो यहाँ से। काहे नहीं बदल पाया? मतलब किसी का भी राज रहा हो बिहार में, कुछ भी रहा हो, 5 साल के पहले डिग्री का मुंह तक देखने को नहीं मिला किसी को। यहाँ पे थोड़ा समझाइए सर, काहे है ऐसा? यहाँ पे ग्रेजुएशन से पहले मैं और पीछे जाना चाहूँगा और कहूँगा स्कूल की व्यवस्था। अब माइक थोड़ा पास पर किए अपने। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ पहले ग्रेजुएशन पे तो बहुत दूर की बात है, पहले हम और स्कूल की बात करें। और स्कूल में ही देखें तो हम लोग कितने बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल जा पा रहे हैं, कितनी जगह सरकारी स्कूल अवेलेबल है। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो जाति की ऐसी व्यवस्था है जहाँ टीचर और स्टूडेंट, वहाँ भी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। अब देखिए कितनी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इससे बचते बचाते यदि अपनी वो डिग्री पूरी कर लें 10th क्लास की, 12th क्लास की, अब वो ग्रेजुएशन में जब पहुँचते हैं और सोचते हैं कि चलो इतनी मेहनत से हम ग्रेजुएशन में पहुँचे हैं, अब हमको नौकरी मिलेगी जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि उनका सेशन 3 साल का सेशन 4 साल, 4 साल का सेशन 5 साल। ये बहुत बड़ी समस्या इसलिए होती है क्योंकि जो पूरा आपका कॉलेज सिस्टम है उसमें जो वीसी से लेकर टीचर तक, आपको जान के हैरानी होगी कि वो हर साल का सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, हर साल एक एग्ज़ाम नहीं ले पाते। तो मैं कहूँगा इसका सबसे बड़ा रीजन जो कॉलेज सिस्टम में करप्शन है, चाहे वो करप्शन टीचर की वैकेंसी से लेकर, शेड्यूल बनाने से लेकर, या उनकी ना अकाउंटेबिलिटी है। उनको पूछने वाला कौन है कि यदि मैं 3 साल में एग्ज़ाम नहीं लूँगा तो क्या होगा? यदि ये रहता कि 3 साल में एग्ज़ाम नहीं लोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको एक फांसी पे लटका दिया जाएगा, आप पे कोई पूछने वाला होगा। तो सर ये पूरा ग्रेजुएशन में कॉलेज सिस्टम, वाइस चांसलर टू टीचर, सबकी गलती। यहाँ तक कि मेरा एक स्टूडेंट है, जब वो अपनी डिग्री लेने गया तो उसे कुछ पैसे मांगे गए। जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसको बहुत पीटा गया। और ये बात जब वाइस चांसलर तक पहुंची, मैं खुद उसको लेके गया था, तो वाइस चांसलर ने कहा क्या हुआ, तुम पैसे दे ही देते तो इतनी नौबत तो नहीं आती। ऐसा वीसी ने कहा क्या हुआ, अब देखो तुम्हारा समय बर्बाद हो गया, तुम्हारा नाम कल FIR में आएगा तो क्या तुम्हें नौकरी मिलेगी? मैं वहीं बैठा हूँ और मैंने कहा सर, लेकिन एक अच्छी बात उन लोगों के लिए थी कि उन्होंने सारे फ़ोन वगैरह सब रखवा लिया था।
हमने उस बच्चे से कहा चलो हम इनकी कंप्लेन भी करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, हमने उस बात को भी पुट किया, लेकिन फिर वही बात है कि उस गरीब बच्चे की सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, बट जब एक वीसी इस तरह की बात कहता है कि क्या होता तुम दे ही देते, तो ये मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाता। तो जब वीसी यही बात कह रहे हैं और वीसी ने भी उस बच्चे को घर पे बुलाया, यहाँ तक उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं उसको यूनिवर्सिटी में बुला लूँ। वो बच्चा 150 किलोमीटर चलकर उनके घर आया और वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आप चलेंगे क्या साथ। तो ये स्थिति जब होगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डिग्री मिलेगी, और जब डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या वो जॉब में, वो अपनी 2 साल 1 साल मेहनत करके प्रिपरेशन किया, जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो उसके पास डिग्री ही नहीं है। एक चीज हम ऐड करेंगे जी जरूर। एक बहुत गरीब लड़की थी, अभी जस्ट 15 दिन पहले, 15-20 दिन या 1 महीने पहले की बात है, सिविल कोर्ट में उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, और वो जब यूनिवर्सिटी गई, बहुत गरीब, मतलब हमको लगता है कि सही से उसके बदन पे कपड़ा नहीं था, और वो लड़की सिविल कोर्ट में उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, और वो बच्ची को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला और वो सबमिट नहीं कर पाई। 5 दिन तक यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाई और उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। फाइनली एज ए टीचर, जो कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करो, 1-2 हज़ार रुपया किसी को पकड़ के दे दो, जो किरानी टाइप के लोग होंगे, और उनसे निकलवा लो। तो उनसे डिमांड किया गया कि भैया 1,000 में नहीं होगा, इतने लगेंगे, और फिर भी उसको नहीं दिया गया। और वो बच्ची डेली आके मेरे क्लासरूम के बाहर रहती थी और खूब रोती थी। तो ये तो सिस्टम है, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार तो जिम्मेवार है ही, हमारे आपके बीच के लोग ही उस सिस्टम में हैं जिनकी मोरल वैल्यू समाप्त हो गई है। तो हमको लगता है मोरल पाठशाला खोलने की जरूरत है। भीसी कौन है? सरकार तो नहीं है ना। जी रहमान सर, कुछ कह रहे थे आप। देखिए सर, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि गोल मटोल करके बोलने की आदत हमको नहीं है। आ रहे नहीं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उस यूनिवर्सिटी में आवाज़ आ रही है, एकदम अच्छे से आ रही है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है उस यूनिवर्सिटी की बात, सेशन हो, सब कुछ हो, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। 2004 से मैं पटना विश्वविद्यालय में क्लास ले रहा हूँ, 2004 से। आज आपको आश्चर्य होगी, और ये हकीकत है, मैं जान रहा हूँ कि सबके पास जाएगा, कोई भी विश्वविद्यालय का वीसी बिना पैरवी और पैसा के नियुक्त नहीं होता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब वीसी पैसा दे के नियुक्त हो रहा है, क्यों डरेगा? किससे डरेगा? और जब वीसी पैसा दे के नियुक्त हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अपना पैसा वसूलने के लिए अपने से एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, सब हो। यहाँ पर कौन कितना योग्य है मतलब नहीं है, कौन किसके पास कितना लंबा लाठी है, किसके पास कितना बड़ा पैसा है, उस आधार पर वीसी नियुक्त हो रहे हैं। आपको बता दें, पटना विश्वविद्यालय कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। पापिया घोष की हत्या, विजय ठाकुर के मर जाने, डेजी मैडम के मर जाने के पश्चात आज हिस्टोग्राफी में पूरे एमए के 6 सेक्शन में अकेले मुझे क्लास लेना पड़ता है। टीचर नहीं है, और टीचर जो है उसको हिस्टोग्राफी आता नहीं है। तो निश्चित रूप से शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी है। वीसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, अगर वो टाइट रहेगा, ईमानदार रहेगा। सीमाद्री साहब आए थे पटना विश्वविद्यालय में, सब कुछ एक रेगुलर हो गया था। सीमाद्री साहब गए, बाकी जितने वीसी लोग आए 3-3 साल 4-4 साल लेट सब जगह हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है करप्शन, और उस करप्शन को रोकने का कारण विद्यार्थियों पर थोप देना गलत है। उसका कारण सरकार है, सरकार है, सरकार है। पहली बार चुनाव में हम देख रहे हैं रोजगार 1 करोड़ देंगे हर घर में, देंगे 1 करोड़ देंगे हर घर में देंगे। आई एम 47 ईयर्स ओल्ड। हर बार मैं सुनता था मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा। आज पहली बार जब बच्चों के मन में ये जागरूकता आ गई कि नहीं, नौकरी ही सब कुछ है और नौकरी हमको लेना है, तो अब सरकार ये चिल्लाना शुरू कर रही है। शुरू से कहाँ से थी सरकार? कहाँ थी सरकार? बीपीएससी के अध्यक्ष मनमानी करते हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं होगी
बीएसएससी के अध्यक्ष मनमानी करते हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं होगी? दारोगा भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष मनमानी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं होगी? आपको सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष मनमानी करते हैं, क्या पता नहीं होगा? बीएसईबी के अध्यक्ष मनमानी करते हैं, पता नहीं होगा? अगर सरकार को पता नहीं है तो सरकार को सरकार चलाने का हक भी नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब तक बच्चों की जिंदगी नहीं सुधरेगी, जब तक सरकार टाइट नहीं होगी। क्या कारण था? जीएसटी हम लोग 15 दिन पहले भर देते हैं। झाजी भरते होंगे, ये भी भरते होंगे, हम भी भरते होंगे, प्रेम से नहीं, डर से। हेलमेट हम लोग चलाते हैं, जिंदगी से नहीं डरते हैं, फाइन से डरते हैं। फाइन से डरते कि चालान कट जाएगा। तो आखिर सरकार एजुकेशन पर इतनी चुप क्यों? सर, कोई भी आदमी चाहे मुख्यमंत्री से मिले, नहीं मिल सकता है। शिक्षा अध्यक्ष से मिले, नहीं मिल सकता है। सचिव से मिले, नहीं मिल सकता है। कोई सूचना मांगे, नहीं दिया सकता है। रोड पर उतरिएगा, एगो केस पहले से था, एगो और केस हो जाएगा। अब अगर हम लोग सपोज कीजिए कि स्टूडेंट होते तो हम लोगों को तो नौकरी भी नहीं लगती। 13 वो केस जिस पर रहेगा उसको नौकरी लगेगा। ये बेचारे मासूम हैं। और इनको मैं बता दूं कि इनको दोषी देने से ज़्यादा कोरोना काल के बाद उत्पित शिक्षक, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, कोरोना काल के बाद तथाकथित उत्पित शिक्षक ने छात्रों को दिग्भ्रमित कर दिया है। आज पूछिए इनमें से कितने लड़के टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कितने लड़के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूछिए तो। अगर हाथ 10 से ज़्यादा उठा दे तो मैं अपना तीनों डिलीट डिग्री फाड़ के फेंक दूंगा। यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, सब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रट्टा मार पढ़ते कि चलो इसी में से आएगा। शिक्षक भी कहता है, आप लोग नहीं बोल रहे, आप लोग बहुत पुराना टीचर है भैया। शिक्षक भी कहता है कि 100% सफलता, ये पढ़ लो। जैसे गोरा होने के लिए लाइफ बॉय साबुन हम लगाते थे बीएचयू में, कि कभी कभी रीन साबुन, गोरा होने के लिए लाइफ बॉय साबुन, हाँ रीन साबुन और लाइफ बॉय साबुन का कि सोचते थे कि चिकना हो जाएंगे। तो यहाँ पर टीचर अब करता है सब, ये पढ़ लो निश्चित, ये पढ़ लो निश्चित। अरे शिक्षक को भी सुधारना होगा। छात्र बेचारे मासूम हैं, इनको नौकरी चाहिए। एक बात बता दे सर, आज जितनी संख्या में बहाली निकलती है उतनी ही संख्या में सेटर का भी जन्म होता है। और एक सबसे कड़वा सच, जो कोई बोले या ना बोले, मैं बोलूंगा कि सेटर की पैदाइश कोचिंग से होती है। कोचिंग से होती है। मैं 94 से कोचिंग चला रहा हूं। सेटर की पैदाइश कोचिंग से, एक्सपर्ट की पैदाइश कोचिंग से होती है। कोचिंग वाले सेटिंग कराते हैं, कोचिंग वाले आपको एक स्कूल सेंटर बुक कराते हैं, कहे कि हम अपना रिजल्ट शो करें, अपना फलाना करें। तो इसमें केवल बच्चों को दोष देना क्या है? सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, हम लोग ऑनलाइन को मानते हैं, चलो भाई ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, गांव में अभी भी नहीं पहुंचा है। ऑनलाइन में पढ़ाइए, कितना सीरियस चीज पढ़ाइए। लड़का लिखता है पूजा अपना नंबर देना, ये कहाँ लिखता है लड़का? ऑनलाइन पर भैया, ऑनलाइन पर। एक सेकेंड, चैट जो चलता है आपके में, ये पूजा अपना नंबर देना, पूजा अपना नंबर देना। मैम आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये बात ऑफलाइन में किसी के औकात नहीं कोई बोल सके, लेकिन ये बोला और गलत लोग बोला। स्टूडेंट नहीं है वो किसी के द्वारा भेजा गया है जो इस तरह का डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। ये सब गलत है सर। संस्कार विहीन शिक्षा, ये पर बोल रहे हैं मोरल विद्यालय खोलने की, तो मोरल विद्यालय माँ का गर्भ होता है, और माँ के गर्भ से अगर बच्चा मोरल सीख के नहीं आता भारत में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको भारत में पैदा होना चाहिए, उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान में पैदा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग नैतिकता पर ही जीते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और नैतिकता से के माध्यम से ही चलते हैं। निश्चित रूप से मैं ऐसा करता हूँ, इसके झा करते हैं, धनंजय करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। जो कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं। रहमान सर, आप सभी लोग एक बात का जवाब दीजिए। आपने कोचिंग का नाम लिया, आपने सेटर का नाम लिया,
पटना में खासकर कोचिंग की एक इंडस्ट्री उभरी है, जैसे देश के कई सारे शहरों में उभरी है, जैसे इलाहाबाद में उभरी है, जैसे कानपुर में एक समय मेडिकल की कोचिंग उभरा करती थी, अभी लखनऊ में बडिंग हो रही है, दिल्ली में चल रहा है। आपने सेटर्स की बात की, बच्चे बताते हैं कि सर नोट्स की भी इंडस्ट्री चल रही है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड में सबको खींचने का प्रयास चल रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री कोट अनकोट कोचिंग की है, धनंजय सर आप भी बताएं इस पे, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कोचिंग के नाम पे बच्चों को बरगला रही है, ये पास हो जाओगे। क्या साइज क्या है पटना का, फिर भी लोग जाते हैं दिल्ली ही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पर टिक नहीं कोई रहा है। ये ले लीजिए। आवाज आ रही है? तो सर जो एक आपका पहला पॉइंट है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, देखिए इंडस्ट्री होना बुरी नहीं है, लेकिन सही शिक्षा का होना इम्पॉर्टेंट है। तो अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और इसमें भी बड़ा डिवीज़न है। जो आप हिंदी और इंग्लिश का देखेंगे तो हिंदी आपको पूरा बाजार समिति एंड उस साइड दिखेगा और थोड़ा इंग्लिश मीडियम आपको बोरिंग रोड साइड दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो शिक्षक हैं हमें ये नहीं पता कि जो शिक्षक है वो पढ़ा कैसा रहा है, वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है नहीं दे रहा है। और देखिए शिक्षक कौन है, तो पता चला जो ये पढ़ रहे हैं, जब 5 साल 10 साल नहीं हुआ, 5 वर्षीय योजना खत्म हो गई, 10 वर्षीय योजना खत्म हो गई, उसमें से ही कुछ शिक्षक भी निकल रहे हैं। तो हम इंडिया में देख रहे हैं या खासकर बिहार में मैक्सिमम शिक्षक वो हैं जो खुद भी पहले कभी रिजल्ट नहीं हुआ है। अब इसकी वजह से भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि क्या हम क्वालिटी शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं। दूसरा आपने कहा कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, बाहर जाने का बिहार में एक कल्चर रहा है सर ग्लैमर का, कि भाई गार्जियन ये भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सक्षम हूँ। और बिहार में वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जो बाहर जाएंगे, चाहे कोटा जाएं, दिल्ली जाएं, मुखर्जी नगर जाएं, वहाँ जाएंगे तो उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, यहाँ रहेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। और इस क्वालिटी के चक्कर में वो बाहर जाते हैं। यहाँ खासकर कुछ जो टीचर, जो सर भी बता रहे हैं, जो टीचर हैं वो पढ़ाने के बजाय बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। उनको डांस कराना, राखी बंधवाने से लेकर, जैसे कौन, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मेन एजुकेशन से हट नाम लेंगे तो लोगों को थोड़ा सा दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सकेगा। नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये पूरी एक सिस्टम ही सर्ज गई है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन से लेकर कोचिंग सिस्टम तक। कोचिंग में एक सोचता है बच्चा कि चलो मैं यहाँ आऊँगा और पढ़ाई करूँगा, अपना भविष्य बनाऊँगा, लेकिन जब वो आता है तो पहले साल में वो डांस, ड्रामा, गाना और दूसरे का डांस और चुटकुला में ही परेशान हो जाता है, वो अपने गोल से ही पीछे हो जाता है। और इसी तरह वो 5 साल 5 वर्षीय योजना आप सुने होंगे, 5 ईयर प्लानिंग, 5 साल बाद वो थक जाता है और या फिर पॉलिटिक्स की ओर इंटर करता है या फिर एक नया टीचर बन जाता है। वो भी वही करता है जो अपने गुरु से सीखा होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। अब वो टीचर का नाम, टीचर कमोवेश सब यही कर रहे हैं और इसीलिए पूरा सिस्टम ही। आप नाम लेते लेते रह गए धनंजय जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है नाम का। मैंने कहा ना, नाम अब बताया तो सर ने कि मतलब कोई मुर्गा पार्टी दे रहे हैं, कोई मटन पार्टी दे रहे हैं, कोई बुलेट बांट रहे हैं। तो यहाँ तो कोई हो सकता है आपको सुनने में आए कि आगे जाकर कोई थार भी बांटें और एक समय आएगा ऐसा जहाँ मर्सिडीज़ भी बटेगी। लेकिन अब वो देखना है कि वो समय कब आएगा, लेकिन वो समय जरूर आएगा सर। अच्छा ये बताइए कि इतना मैं घूम रहा हूँ, जैसे बिहार में अलग अलग मौक़ों पे घूमा, पहले भी घूमा हूँ, यहाँ पे युवाओं के मन में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी है और मतलब रोजगार का मतलब भी सरकारी नौकरी है। जब वो बोलते हैं कि रोजगार नहीं है हमारे यहाँ, तो वो ये बोलते, उनका मतलब ये होता है कि बताइए सरकारी नौकरी नहीं आ रही है। सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा क्रेज बिहार में क्यों है, रीजन क्या है इसका? देखिए सर, एक बात तो हमारा सामाजिक ताना बाना बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसको मैं खतरनाक कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास का शिक्षक नहीं हूँ, इतिहास का छात्र हूँ और जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं पंडित जी का आशीर्वाद हम पर। मैं ये खतरनाक सामाजिक ताना बाना खतरनाक है। एसके झा किसी कंपनी में 5 लाख रुपया पर मंथ कमाए, मैं रेलवे में ग्रुप डी में रहूं
30,000 या 40,000 रुपया हमको वेतन मिले। लड़की वाला जब आएगा तो एसके झा की ओर नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा, इनको देखेगा भी नहीं। ये कहेंगे कि हम तिलक नहीं लेंगे, तो बोलेगा कि आप तिलक लीजिए या मत लीजिए, हम करेंगे तो हम उनमें से ब्याह करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है सर, बिहार में एक तो नौकरी से लोग समझता है कि जिंदगी फिक्स है। रहमान सर मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी, लेकिन ये आपकी बात कतई पुरुष केंद्रित नहीं है। महिला अभ्यर्थी भी हैं बिहार में, महिला छात्र भी हैं बिहार में, लड़कियां भी सरकारी नौकरी पाने के सपने देख रही हैं। सर वो क्यों? अगर बिहार में की लड़कियां, बिहार की महिलाएं अगर सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं करती हैं तो उनको गंगा जी में समाहित हो जाना चाहिए। 38% रिजर्वेशन है यहाँ पर, 38%। और बेटियों को बांध के पहले भी कोई नहीं रखा था, अभी भी कोई नहीं रखा है। अभी हल्का सा मौका मिला है बच्चियों को, तो चिल्लाने वाले चिल्लाते हैं कि रहमान सर आप तो बेटियों की खाली बोलते हैं, हम लोग क्या होगा। तो बेटियां अगर सरकारी नौकरियों की ओर जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन अन्य क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट बिहार में नहीं है। उद्योग हब बनाएंगे, डालमिया नगर बंद, चीनी मिल बंद, डालडा मिल बंद, पेपर मिल बंद, रेलवे कोच का कोची बंद, कोची चल रहा है, किसी को पता नहीं है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा इज्जत वाला नौकरी नहीं है जिससे लोग सर उठा के कहें कि मैं फलाना जगह काम कर रहा हूँ और हमको इतना मिल रहा है, हमारी लाइफ शानदार ढंग से गुजर रही है। सरकारी नौकरी में कम से कम सिपाहियों रहता है, ग्रुप डी में भी रहता है, तो लाइफ उसकी फिक्स रहती है। बीच में अगर विकेट गिर गया, मरियो गया बीच में, तो बीबी, अगर बच्चा छोटा है तो बच्चा को वेतन मिलता है। प्राइवेट भी इस बात की देन नहीं है। इसलिए बिहार में सबसे बड़ा कारण है हमारा सामाजिक ताना बाना का घिनौना होना। एक घिनौना स्वरूप ने बच्चों के दिमाग को बदल के रख दिया है। जी एसके जी, 5 लाख की नौकरी पाने वाले। हम थोड़ा सा रहमान सर की बात से एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं। जैसे सामाजिक ताना बाना है, इसमें हम एग्री करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए सर, आप तो ये उत्तर प्रदेश से हैं, एक दिन के लिए आप बिहारी बन जाइए और आप जॉब खोजने निकलिए। किसी भी बच्चे को बोलिए कि तुम जॉब खोजो। आप विश्वास कीजिए सर, मेरे पास हर दिन 100 बच्चे आते हैं कि हमें 2000 की नौकरी दे दीजिए सर आप। मैं 5 घंटे काम करूंगा, 2300 की नौकरी दे दीजिए, मैं 5 घंटे काम करूंगा। मैं उसको कहता हूं कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, तुम अगल बगल में सर्च कर लो। वो फिर 4 दिन बाद आता है, कहता है सर नहीं मिला, आप ही दे दीजिए। आप बिहार में रोजगार अगर मिल जाए तो बच्चा उधर शिफ्ट नहीं करेगा सरकार। ये गलत अवधारणा है कि बिहारियों के मन में है कि सरकारी नौकरी ही करना, नहीं है। आप उन्हें प्राइवेट में उतना पैसा भी दे दीजिए जिससे वो अपने घर को चला सके, तो आप विश्वास कीजिए ये चीजें समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। मैं अभी हिमाचल गया था, वहां मुझे मात्र 23 साल का लड़का मिला और वो बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। अभी मैं 400 किलोमीटर आ रहा हूं और रास्ते में 2 रेस्टोरेंट, और मैं हिमाचल मात्र 150 किलोमीटर गया और वहां रास्ते में 70 से 80 रेस्टोरेंट। तो जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा लोगों, अभी आप देखिएगा 400 बच्चे हमारे यहां काम करते हैं, 400 बच्चे जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो कहते हैं सर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। आप एक बिहारी बच्चे को बिहार में बोलिए कि जाके रोजगार खोजो 10 से 12 हजार का, वो रोजगार है ही नहीं। तो जिस दिन ये मिल जाएगा चीजें अलग तरीके से दिखेंगी। हाँ जी, बात तो मैं कह ही रहा हूं कि जिस तरह से सरकारी नौकरी का यहाँ खाका है, उसके पैरेलल कुछ डेवलप नहीं हुआ। नहीं है, कुछ और नहीं है। आपके कोचिंग में, मेरे कोचिंग में, इनके कोचिंग में काम करने वाला बच्चा वह नौकरी नहीं मानता उसको। नहीं, वो नौकरी है भी नहीं। पढ़ने के लिए मजबूरी में वो काम करता है। जिस दिन उसको नौकरी मिल जाएगी, ग्रुप डी की मिल जाएगी, आप 35,000 दीजिएगा। 15,000 का नौकरी मिल जाएगा, वो सरकारी नौकरी की तरफ कम जाएगा, उधर ही अपना डेवलपमेंट खोज लेगा। वो भी तो नहीं है। जी धनंजय जी बताइए। देखिए सर, अभी जैसे आपने
अभी देखा 1 करोड़ नौकरी की बात हुई, लेकिन ये सब 1 करोड़ नौकरी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, कोई भी यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि यदि मान ले मैं 12th पास करूँ और मेरे को एक 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, या मैं ग्रेजुएशन करूँ और मेरे को 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए, चाहे आप तमिलनाडु देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, उसका झुकाव सरकारी नौकरी के प्रति धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेगा, क्योंकि उसको 30-35-40 हज़ार मिल रहा है। बट जब वो यहाँ ग्रेजुएशन करता है तो उसको दूर दूर तक नौकरी दिखती नहीं है, और सबसे आसान तरीका दिखता है क्या? सरकारी नौकरी। इसीलिए बच्चा इंक्लाइंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ कल अडानी अंबानी सबको बुलाइए और बोलिए 10-10 कंपनी खोले, आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में ही ये रुझान क्या होने लगा? कम होने लगा। तो एक सामाजिक ताना बाना भी इसीलिए बना हुआ है क्योंकि नौकरी है नहीं, सदियों से वो वही देखते आए हैं। लास्ट में एक छोटा सवाल, फिर मैं ऑडियंस से क्वेश्चन लूंगा। अपने पास माइक है ना यहाँ पे? ठीक है। एक छोटा सवाल, देश भर में पेपर लीक होते हैं, ठीक है? बिहार में पेपर लीक नहीं होता है, पेपर का वो पाइप फट जाता है, वो फैला हुआ है, ऐसे पानी छितरा के फैल जाता है, ऐसा पेपर लीक होता है यहाँ पे। लिस्ट है पूरी लंबी, रोकें कैसे? मैं बोलूं? जी अनुमति है? देखिए, एक बात सर, सब लोग सुनेंगे, ललन टॉप को सब लोग देखता है, यही देख के बीपीएससी अध्यक्ष भी केस किए थे हम पर। अध्यक्ष, सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इसकी नियुक्ति जब तक पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं होगी तब तक क्वेश्चन लीक होगा। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए सर, क्वेश्चन आयोग से नहीं लीक होता है, आयोग से बहुत ही भरोसा रहा तो लीक हुआ। क्वेश्चन सेंटर से लीक होता है, और सेंटर जो है वो सेंटर लोग पैसा देके खरीदते हैं कि हमको 4 सेंटर चाहिए, हमको 6 सेंटर चाहिए। तो इस पर जब तक मोदी जी ने लाया 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल का सजा, उसके बाद बिहार में क्वेश्चन मार्क तैरते रहता है, यूपी में तैरते रहता है, हरियाणा में तैरते रहता है, राजस्थान में तैरते रहता है। एको को नहीं सुने, संजीव मुखिया 3 महीना के बाद मोच पत्ता दे रहा है। क्या करेगा सब बच्चा सब बेचारा सब? करप्ट है सिस्टम, और सिस्टम को करप्ट बनाने में सरकार भी पीछे नहीं है। हमको सर एक लड़का है, वो बोलता है सर आपको पैसा कमाना है, हम ले तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, काहे नहीं कमाना है? पैसा तो एकदम हमको कमाना है। बोला सर डेली का कम से कम 5 लाख रुपया हम आपको देंगे। हम बोले कैसे, प्लान बताओ। तो हमको समझाया सर एगो ऑनलाइन सेंटर आप खोलिए। अब देखिए हम जो कहने जा रहे हैं, ऑनलाइन सेंटर आप खोलिए, आप खाली खोल के मेरे नाम से खोल दीजिए, हम आपको हर महीने एक बड़ा अमाउंट पहुंचा देंगे। खोले कि नहीं आप? हम खोले नहीं, पहले उनका प्लान हम आपको सुना देते हैं, ये चीजें जानी इसलिए नहीं खोले कि वैकेंसी कम था, तो खोलते तो फायदा का डेली नहीं ना मिलता। उनका कहना ही था कि सर कम से कम 20 से 25 सीट मैनेज करेंगे, कंप्लीट सिस्टम रिमोट पे रहेगा, सेंटर हेड को मैनेज करेंगे, और आपको एक सर्टेन अमाउंट हम पहुंचा देंगे, आपका नामो नहीं आएगा। तो हम बोले ऐसा होता है जी? सर क्या बात कर रहे हैं, खूब होता है। आप सर आम खाइए ना, गुठली काहे गिन रहे हैं? इसका मतलब आपके चैनल के थ्रू हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत भारी गड़बड़ियां हो रही है, इसको ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो गरीब किसान का बच्चा नौकरी का सपना देखते रह जाएगा, नौकरी लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लास्ट 30 सेकंड बताइए। जी, सेम बात है, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक सब सर चुका है, और मतलब बच्चा भी जिसके पास पैसा है वो सोचता है कि कौन पढ़ाई करता है, मैं कुछ पैसा ही देकर क्या कर जाऊं, बन जाऊं। कौन 2 साल लगेगा, रूम में बैठेगा, 12 घंटे पढ़ाई करेगा। चलो पिताजी का 1 कट्ठा ज़मीन बेच देंगे, बिहार में ऐसे भी ज़मीन क्या हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, 1 कट्ठा बेचेंगे हो जाएगा। और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं, जैसा सर ने बताया, शिक्षक सेटर
और साथ में कमीशन, ये तीनों के तार जुड़े हुए हैं। अदरवाइज कैसे एक ही जगह से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो तार जुड़ा हुआ है उसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ऑडियंस के सवाल लेंगे हम लोग। किसको सवाल पूछने जरा हाथ उठाइएगा प्लीज। रजत, ये आगे, ये सफेद 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 शर्ट, सफेद कपड़ा, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत है। रंजीत जी, बताइए, सवाल बताइए, और किससे है सवाल ये भी बता सकते हैं। मैं सर लोग से पूछना चाहूँगा सर, यहाँ पे जो माइक थोड़ा मुद्दा पास में दोस्त, माइक थोड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है रोजगार को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई स्किल्ड नहीं है, और उसके बाद स्किल्ड नहीं होने के कारण मैं खुद ITI किया हूँ, तो मुझे उसका कुछ नहीं आता, बस जाता था अटेंडेंस बना के अपना घर। डिग्री लेके चले आए। जी बिल्कुल, 2 साल मैंने गया जो सबसे बड़ा मूर्ख का काम किया, तो उसके बाद मैं- ITI किया है ये बच्चे। जी, तो लास्ट में उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिला, तो इसके लिए अप्रेंटिस भी नहीं किया। तो बाकी सर स्किल्ड कोई नहीं है तो उसको कैसे लगेगा कोई भी क्षेत्र में जॉब। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, तो कैसे कोई भी स्टूडेंट चाहेगा कि पढ़ लिख के मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे छोटा ज़मीन का आकार है, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह आएगी, रोड लाइन वगैरह, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है तो है ही नहीं, तो कैसे आएगी यहाँ पे। और बाढ़ पीड़ित को लेकर नहीं आती, किसी भी क्षेत्र में लगेगी बाढ़ आ जाती है, अचानक कोई आपदाएं आ जाती है, आपदाएं आएगी तो उसको रोकने के लिए कोई सरकार वैसा कोई कदम नहीं उठा रही है, बस चूड़ा मुड़ी बांटेगी, बाढ़ आएगी तो चूड़ा मुड़ी बांटेगी, तो वैसा कोई कदम उठाएगी जो ठोस कदम। चीन जैसा देश में सवाल पे आओ दोस्त। तो सवाल यही है सर, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व किया जाए, तो कैसा नेता को हम लोग पॉलिसी लेवल का सवाल है कि इन चीजों को सॉल्व कैसे करें। मैं इसका जवाब देता जी, हूँ। हम लोग सिर्फ जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम मस्जिद को लेकर वोट करते हैं, कुछ ऐसा नेता को चुने जो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करे। जी, अभी सर मैंने इसी दिशा में एक कदम उठाया। मैंने सोचा एक पारा मेडिकल कॉलेज खोलते हैं हम अपने फंड से। वो पेपर मेरा डीएम के यहाँ सर सड़ गया, और डीएम साहब के सारे क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी वो कागज एसडीओ साहब से ले जाके डीएम साहब के पास गया और वहीं सड़ गया। मैंने सोचा अपने क्षेत्र में, अपने गांव को मैं ऐसा गांव बना दूंगा कि लोग कहेंगे कि वाह क्या गांव है इसके जासर का। हर डॉक्यूमेंट्स को डीएम साहब लेके एगो बोरा रख ले हैं, ओकरा में डाल देते। किसी भी प्रकार का कोई भी काम इस सड़े हुए सिस्टम में करवाना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं बिहार को सुधारने का, लेकिन ये सड़े हुए लोग बिहार को सुधारने का मौका नहीं दे रहे हैं उन लोगों को। और जिस दिन टेक्निकल एजुकेशन और रोजगार जनरेट करने वाला एजुकेशन आ जाएगा, उस दिन इतनी बेरोजगारी नहीं रहेगी। सर मैं इसको थोड़ा सा एक बात इनका हम थोड़ा खंडन कर दे, थोड़ा साड़ू भाई इसलिए बता दें इनको। अच्छा ठीक। डीएम पास दिए थे, हमको एक बार लेके चलते। किसी डीएम और एसडीओ की औकात नहीं कि पूरा कागज ठीक रहे और कलेजा में दम रहे तो वो रोक देगा कागज। मैंने स्कूल खोला, मैं एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का अपना सारा डिटेल्स कर दिया, केवल और केवल 15 दिन में पूरा हो गया। ये नहीं कि मैं अंबानी का दामाद हूं, लेकिन मैंने ईमानदारी के बल पर लड़ाई लड़ी। सर, दूसरे को सुधारने के पहले खुद को सुधारना होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यह ऐसी नहीं विवेकानंद कह के गए हैं। इसलिए निश्चित रूप से सिस्टम सड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग बिहार को बहा ही दें। एसके झा जी, आप लेके जाएंगे रहमान सर को अगली बार। मेन सर क्या है ना, इनका पहुंच थोड़ा ऊपर तक सर, मैं इसी पे तो इनका काम हो जाता है। सर, हम लोग का पहुंच राजनीतिक है नहीं। सुशील मोदी से भी सर का बहुत बढ़िया जान पहचान था, वो बेचारे चले गए। और भी लोगों से सर का, मंगल पांडे जी के साथ उठना बैठना है, हम लोग का है नहीं। हम लोग गरीब घर का बच्चा है, हम लोग का उठना बैठना है नहीं, तो इनका काम हो जाएगा, हमारा नहीं ना होगा। वही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल राजनीतिक सुधार की जरूरत है। सर अरे एक सेकंड एक मिनट, रहमान जी का खंडन में सुन लो। हाँ सुनिए सर, आप ये कुछ बोल गए आपके ऊपर। हम इनको बोल रहे हैं, कि भैया मरणोपरांत विश्व का प्रथम मुसलमान के अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया। आपने आंख दान किया नहीं किया? नहीं कर दिए सर, कर दिए सर। मैं अध्यक्ष हूं, आपके नॉलेज में नहीं है। दूसरी बात सर, 47 साल के एज में 77 बार मैंने ब्लड दिया। कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन का, जबकि कोरोना का सबसे ज्यादा लाभ यही लोग उठा रहा है। कोवैक्सीन का ट्रायल लेने वाला भारत का पहला व्यक्ति गुरु रहमान था। ये क्यों नहीं हुआ?
मेरा तो परिचय नरेंद्र मोदी से है। तेजस्वी जी को गोदी खिलाए हैं, ये तो सुशील मोदी और मंगल पांडे को जोड़ के हमको छोटा कर दिए। मैंने सुशील ये तेजस्वी को गोदी खिलाया है और नरेंद्र मोदी से मेरी बात होती है, इसलिए नहीं कि पावर है, इसलिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं और इनके लिए लड़ता था, इनके लिए लड़ता हूं और इनके लिए लड़ता जी हूं। धनंजय जी, आप भी कुछ कह रहे थे। सर यही बिहार की दुर्दशा है। एक साइड आप देखिए, जिन्होंने कहा कि आप मेरे को ले जाते तो काम हो जाता, तो मतलब मेरा एक नेटवर्क है, कनेक्ट है। आप झगड़ा कम करने का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक साइड ये कह मतलब रहे हैं आप उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। ना यही पहुंच समस्या- वाले लोगों का ही काम होगा, बिना पहुंच वाले सर, लोगों का अरे काम बोलने नहीं दीजिए, होगा। बोलने दीजिए, बोलने यही समस्या है। जो पहुंच वाले हैं, जिनके पास पैसा है, जो गोदी में खिलाते हैं, उन्हीं का उनको काम होगा। होता है। और जो एक बच्चा गरीब है, मेरिटोरियस है, वो नाक वगैरह लेता है, कुछ नहीं होता है। या तो ऐसा बोलना आना चाहिए या चुपचाप बच्चा खिलाना आना चाहिए। हाँ, बच्चा खिलाना आना चाहिए। ये समस्या नहीं, अगर सर अगर बच्चा किसी को खिलाने नहीं आता है, बच्चा किसी को खिलाने नहीं आता है, तो मैं अपने गुरुकुल में 3 को दरोगा ट्रांसजेंडर भी बना दिए हैं, 8 को सिपाही बना दिए हैं। बच्चा खिलाने सबको आना चाहिए, नहीं तो बाप को लाने का हक किसी को नहीं होगा। एक बात छोड़ दीजिए। और रही बात सर गोदी खिलाना, गोदी नरेंद्र मोदी कोई नहीं खिलाया होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कोई जानता था? ये टोकने की बात नहीं है भैया की लिंक की बात है, फलाने की बात है, ठिकाने की बात है। मैं तो कहूँ कि नालंदा के सर इनके यहाँ सरस्वती पूजा में मंगल पांडे जी आते हैं। हाँ, कहीं नहीं आएंगे। अब इतना पहुंच हमारा है नहीं, हमारे सरस्वती पूजा में बच्चा लोग आता है, ये लोग का पहुंच है अरे नहीं। एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जल्दी 30 सेकंड। नालंदा से सर हैं और नालंदा का रंजीत डॉन, नालंदा का संजीव मुखिया, तो फिर काहे सोए हुए थे? ये सोए हुए काहे थे? इनको भी ठान मैं तो पड़ाना। अरे पटना से हूं, सर। ठीक अगले सवाल पे आए। मैं उसको- एक अगले सवाल पे आते हैं। रंजीत भाई, सवाल तुम छांट के पूछे तुम तो सर आप लोग सरकारी नौकरी का बात किए, फैक्ट्रीज का बात किए, आपको नहीं लगता कि सर्विस सेक्टर का भी बात करना चाहिए? क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ सर्विस सेक्टर पे काम करते हैं और अधिकतर क्या काम कर रहे हैं? कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, छोटा मोटा ट्यूशन चला रहे हैं या तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि IT सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या फिर मार्केटिंग का सेक्टर, ये सब चीज़ को भी हम लोग को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि सब लोग डिलीवरी बॉय तक नहीं रहना चाहता, डेटा एनालिस्ट भी बनना चाहते हैं हम। दोस्त तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। हाँ बिल्कुल बेटा, वही तो हम लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को अभी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, जहां संभावना हो उस क्षेत्र में बढ़ावा दे, बच्चे उधर जाएंगे। यहाँ तो बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा है। यस सर। जी धनंजय जी, आप भी कुछ कह रहे थे। अब उस बच्चे, पहले वाले बच्चे का भी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा 5 अरे, सेकंड में लूंगा। आगे बढ़िए। नहीं, जस्ट 5 सेकंड, दोनों को मैं एक में इंक्लूड कर लूंगा। सर इन्होंने कहा ना कि सुधार कैसे होगा, तो ये जो आप वोट डाल रहे हैं ना, धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पे आपका एक ही धर्म और जाति है, वो है रोजगार। यदि रोजगार पे आप जब वोट डालने लगेंगे तो अच्छा व्यक्ति सिस्टम में आएगा और वो आपके लिए सरकारी नौकरी का वादा जो किया वो तो होगा ही, साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेके आएगा, अंबानी को लाएगा, अडानी को लाएगा, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। यदि सेमीकंडक्टर का प्लांट यदि मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात में खुल सकता है, फॉक्सकॉन वहाँ खुल सकता है, तो पटना में क्यों नहीं खुल सकता? तो ये जब आएगा तो आपकी भी प्रॉब्लम दूर होगी कि मैन्युफैक्चरिंग हमेशा नौकरी ज़्यादा देती है, सर्विस सेक्टर हमेशा नौकरी कम देती है और उसकी जो नौकरी की क्वालिटी भी होती है वो भी बहुत ख़राब होती है। इसलिए जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आएगा उतनी ज़्यादा आपको नौकरी मिलेगी। इस बार बच्चा दे रहा है सब रोजगार पर वोट। अच्छा जी भाई। गुरु माइक पेमेंट हुआ है ना? हेलो सर, मेरा नाम दिनकर कुमार है। सर हम रहमान सर से सवाल करना चाहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर लीक की इतनी मुद्दा उठती है सर, बीपीएससी के आंदोलन में देखे सर किस तरह से स्टूडेंट लाठी खाए सर, तो सर आपने कहे कि इतना हमें पहुंच है, इतना नरेंद्र मोदी तक पहुंच है, तो इसका समाधान तो आप बात करके भी करवा सकते थे सर। लाठी खाने की क्या जरूरत थी सर? नहीं, केस करने की खाने की क्या जरूरत थी सर? एक बात आपको बता दें। जी सर। जी रमान जी जवाब एकदम स्पष्ट जवाब। जी सर। हम तो साड़ू के जवाब पर दिए थे कि वहां तक पहुंच है। आपकी प्रधानमंत्री बस पहुंच नहीं है, एगो ट्वीट कीजिए प्रधानमंत्री। नहीं सर, मेरा ट्वीट नहीं प्रधानमंत्री भाई देखेंगे। सुनो सवाल कर लो, जवाब सुनो, वरना बहस लंबी खींची जाएगी, है ना? सुनिए, अगर आपने बीपीएससी आंदोलन को देखा होगा जी सर, तो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक जब तक अरेस्ट नहीं हुए तब तक वहां पर मुसलसल कौन खड़ा रहता था?
नस से खून से चिट्ठी सबके पास लिखने वाला कौन था? लाठी खाने वाला कौन था? क्या मैं पीछे हटा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डायरेक्ट जाके मिलने वाला कौन था? पहुंच की बात हम लोग मजाक में लेके चले गए, पहुंच की बात। लेकिन एक बात याद रखिए, आप हो या अन्य कोई लड़का हो, सर स्पष्ट रूप से एक बात बता दें कि लड़का को बोलिएगा कि 10 घंटा पढ़ोगे कि 10 लाख रुपया दोगे, नौकरी मिल जाएगा, तो बोलेगा कि 10 लाख रुपया देंगे। आज 75% लड़के ऐसे हैं, आपको इसी में मिल जाए, भीड़ में मिल जाएंगे आपको खोजिएगा तो वैसी परिस्थिति में बीपीएससी में हम लोगों ने हर काम किया। एक बार भी पूछने आए कि गुरुजी तेरा को केस हुआ का क्या हुआ? तुम्हारा तो डायरेक्ट हमारे पास पहुंच है ना, पूछने आए। आप ही का स्टूडेंट है क्या ये? अरे हम सर स्टूडेंट सर इजीली अवेलेबल है, हम पर्दा में नहीं रहते हैं, हम इजीली अवेलेबल है। एक बार भी कोई पूछने आया मेरा नस कट गया सर, डॉक्टर बोला कि 10 मिनट लेट होता तो आप चले जाते। कोई पूछने आया कि नसवा काहे काटे? तुम लोग बाबूरे सुधर के जो चिंतन करो, चिंता मत करो और संस्कार को अपना लो, नैतिकता को अपना लो, एकजुट हो जाओ। पार्टी बटोवल जाति जतवल करना छोड़ दो, सिस्टम को तो हम लोग फाड़ देंगे सुधार के, इतना दावा करते हैं, इतना दावा भाई करते हैं। नहीं सर, एक सेकंड मैं एक चीज क्लियर कर दूं। अगर आप लोगों में किसी को भी बीपीएससी के दौरान जो आंदोलन हुआ, उस दौरान जो भी पटना में घट रहा था, उसको अगर एकदम सटीक तरीके से देखना है तो आप लल्लन टॉप पे हमारे साथी रजत यहाँ बैठे हुए हैं और राशिद, इन दोनों ने रिपोर्ट किया था उस पूरे मसले पे। तो आप उसको ध्यान से एकदम सही तरीके से क्या हुआ था, कौन वहाँ था, कौन वहाँ नहीं था, इसको तथ्यपरक तरीके से देखना हो तो वो ज़रूर देखिए और रिविजिट करिए। जी भाई, अगला सवाल। सर मेरा नाम कुमार सानू है। कुमार सानू, मेरा सवाल जो भी जवाब देना चाहते दे सकते हैं। अगर सर एक बात बताइए, जब समाज सुधारक ही समाज को बर्बाद करने वाला बन जाए तो उसका नाम लेने में संकोच कैसा होना चाहिए? जैसे सिद्धांत महाभारत का नाम सुने हैं? सर मेरा सवाल पूरा हो जाए। इनका सवाल सुन लेते हैं रमान जी प्लीज। जैसे सिद्धांत साहब बता रहे थे कि आप नाम ले लीजिए क्योंकि उससे बच्चे बच के रहे। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा सर, क्या आपको नहीं लगता है सर कि जो सरकारी नौकरी का क्रेज इतना बढ़ा, उसमें एक टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहा? क्योंकि वो लोग मीठा मीठा घप घप वाला जो कहावत है सरकारी नौकरी को लेकर के वो बता दिए, पर वो जो तीखा तीखा थूतू था वो लोग नहीं बताएं सरकारी नौकरी के पीछे का। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, गरीबी से बच्चा वो ये उस मुसल्लमपुर घाट में डेंगू से लड़ रहा होता है, उसके बारे में कभी नहीं बताएं। और अगर इतना रहा टीचरों के बीच में, हम जितना पटना में देख पाते, दिल्ली की बात अलग है, वहाँ पे एक अलग एकता दिखता है, पटना में रहता है, आप लोग एक एंड तक सब कोई साथ रहते हैं। अगर कोई बुरा है तो सर उसको खुल के बोले ना कि बउआ तुम के पास नहीं जाओ, क्योंकि हम आपके बच्चे की तरह हैं। अब सवाल, नाम क्यों नहीं लेते हैं और जो दुश्वारियां हैं सरकारी नौकरी की, ये क्यों नहीं बताते हैं? कर दे रहमान सर, थैंक यू। हम आपको क्लास 8 से देख रहे हैं, आज हम MBA कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं। तो सर प्लीज उसी अपने बच्चे की तरह हमको एक समझा दीजिए कि ये सारी चीजें हो कैसे रही। देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना काल के बाद के शिक्षक। कोरोना काल के बाद के शिक्षक वे ऑनलाइन पर आके तरह तरह का नौटंकी करके बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी दिमाग होनी चाहिए ना। मैं जब कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लड़का कहता है कि रहमान सर सठी आ गए हैं। सर मुद्दे पे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, उनके इसीलिए बोल रहे हैं। तो देखिए, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो मैं सनातन को मानता हूं, महाभारत के अनुशासन पर मैं है कि उस भक्षक का अंत कर देना चाहिए। जान से मारने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइकाट तो जरूरी है। जिसने भी छात्रों के मार्ग में रोड़ा अपनाया है, चाहे वो 50 को बाउंसर को लेकर चले, गुरु रहमान अकेले दम पर आवाज उठाता था, उठाता है और मरते दम तक उठाता रहेगा। जी एसके जी बताइए, तुम्हारे साथ गलत नहीं। आप जवाब दीजिए। इस बच्चे की बात में हम थोड़ा प्लीज जल्दी, ये बोला कि सर नाम नहीं लेते हैं। इस बार जब मेरी गिरफ्तारी हुई मेरे गांव से सर, तो मैंने उस STF के DSP साहब से पूछा कि आई DSP साहब एक बात बताइए, फलना आदमी को काहे नहीं ले गए? तो क्या बोला जानते हैं? फलना टीचर को आप काहे नहीं ले गए? वो बोला कब का जदयू ज्वाइन कर लिया आपको पता नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट था। हम बोले हमरा का है, हम तो घर पे हैं।
फलाने टीचर को उठा लिए, फलाने टीचर को नजरबंद कर दिए अभी बीपीएससी टीआरई के आंदोलन में। हम बोले ओकरा कहीं नहीं लाए सर, वो टीचर नहीं है। बोला क्या बात करते हैं, कब का वो पार्टी ज्वाइन कर लिया आपको पता नहीं है, कहां रहते हैं झा साहब आप? तो आप ये समझिए कि बच्चों की आवाज को उठाने वाले लोग जो है ना वही सही नहीं है, नहीं तो ये सरकार को झुकना पड़ता और आज मुद्दे और अलग तरीके से आते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन रजत। मैं सत्यम नालंदा से। जो भी पॉलिटिकल लोग हैं या कोई आईएएस है जो खुद निबंध लिख के आता है दहेज पे और 1 करोड़ का दहेज लेता है, फिर तो वो सारे लोग समाज से आते हैं और समाज का निर्माण शिक्षक करते हैं। तो आज जब सारा सिस्टम वहाँ पे भ्रष्ट हम लोग को नज़र आता है तो सारे शिक्षकों से सवाल है, पूरे कम्युनिटी, शिक्षक कम्युनिटी से, कि आपको नहीं लगता कि कहीं आप पैसे के पीछे ज़्यादा भागे और मोरली आप बहुत पीछे हो गए? क्योंकि आप ठीक है, आप रेलवे पढ़ा रहे, आप एसएससी पढ़ा रहे, साथ साथ में वो बच्चे के अंदर वो इनपुट जाना चाहिए था ताकि उसके अंदर वो चेतना जागती कि मैं भ्रष्टाचार ना करूं, मेरे भ्रष्टाचार करने से बहुत लोगों को जीवन गंवाना पड़ता है। तो आप टीचरों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब सर मेरा सवाल वही जब है। इन्होंने नहीं, मैं तो धनंजय जी। हम बोल देंगे तो बोल देंगे, नहीं तो भुला जाएंगे हम सर। जब आपने शिक्षक का बोलिए दिया तो सुन लीजिए। साल भर के बाद स्टूडेंट सोचता है कि उसने क्या पढ़ा, बच्चा सोचता है कि कहां तक पहुंचा, और हर बैच के बाद लड़का को काउंटिंग करके शिक्षक सोचता है कि अगला बार हाउ गाड़ी लेंगे, अगला बार वहां घर बनाएंगे, अगला बार वहां घर बनाएंगे। अरे कोचिंग माफियाओं का जमवाड़ा है, इस पर रोक लगना चाहिए। और बेसिक एजुकेशन जो है, शिक्षा की कमी है, धनंजय जी, स्ट्रक्चर की कमी है, गुणवत्ता की कमी है, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से शिक्षक, ये छात्र का हक बनता है कि उस शिक्षक का विरोध करे। थैंक यू सर। धनंजय जी, एकदम आपकी बात सही है। हम देखें तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, ये पूरे माता पिता से लेके समाज तक का, क्योंकि बच्चा तो कोचिंग में से 12th और ग्रेजुएशन में आता है, बट मैं कहूँगा कि हाँ, हमारी पढ़ाई के साथ साथ हर शिक्षक का ये भी कर्तव्य है कि उसको जो कहा, एक और बच्चे ने भी कहा था, जब बुरा समय होता है तो शिक्षक कहाँ होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ हर कोचिंग को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जब बच्चा मेंटल हेल्थ से गुजर रहा हो, जब वो डेंगू हो, या जब हम समाज में उन बच्चों का ही क्या हो रहा है, मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली हर शिक्षक वो भी क्या देख रहा है, शिक्षक भी क्या कर रहा है, 5-5 बाउंसर लेके घूम रहा है, 5 गाड़ी से घूम रहा है, वो उसके चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि बच्चा पढ़ाई भूल कर वो उसी को पाना चाहता है। तो हाँ, आपकी बात सही है, शिक्षक का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा बंदूक सर की अगर चल जाए तो साला 2000 को छात्र मर जाए, ऐसा लेके चलता है शिक्षक। जी सर। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, और उसमें शिक्षक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और हम लोग को सबको मिलकर ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपकी लास्ट टिप्पणी। सर मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लोग भी अभी वोट डालने जा रहे हैं, सारे लोग अभी वोट डालने जाएंगे, हम आप सब लोग, तो वोट डालने से पहले बहुत सघन विचार कीजिएगा कि हम जो वोट डालने जा रहे हैं तो अगला 5 साल इसी को झेलना है। आप फिर जब वोट डाल के आ जाइएगा, चुन लीजिएगा, तो अपनी गलतियों पर ना रोना पड़े, इसके लिए सोच समझ के सब लोग वोट डालिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू। इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जोरदार तालियां।